हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। आज से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेशन 2-3 लेक्चर तक चलेगा और इन 2 से 3 लेक्चर्स में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाऊंगी। किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, जो हमने अभी तक कवर अप कर रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। तो अब ये 2 से 3 लेक्चर में जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और आपका हर एक क्वेश्चन इजी से लेके मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में कवर करवा दूँगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। इस कंपाउंड में अगर आप ये देखेंगे CN, तो CN का स्ट्रक्चर आप सबको पता है। हम यहाँ एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है CN का स्ट्रक्चर। तो अब इसमें आप इजीली सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, और डबल बॉन्ड में हमारा 1 सिग्मा प्लस 1 पाई होता है। ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हमारा 1 सिग्मा प्लस 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सिंगल भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिग्मा पहले कैलकुलेट करने हैं। सिग्मा अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊँ तो यहाँ पे 3 बॉन्ड, अगर हम CH3 का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से H होते हैं। 1 2 3 तीन ही यहाँ, मतलब हो गए हमारे पास 6, देन 7 8, देन यहाँ पे डबल में हमारे पास 1 होता है 9, देन 10 11, एंड देन इसमें ट्रिपल में हमारे पास 1 होता है 12 13। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड आए हैं वो हमारे पास 13 सिग्मा बॉन्ड आए हैं। पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन करें तो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ एक पाई बॉन्ड होता है हमारे पास, इसमें 1 होता है तो 1। देन इसमें हमारे पास 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ 4 एंड दिस वन इज 5। तो हमारे पास पाई बॉन्ड इस कंपाउंड में टोटल 5 है। तो ये करेक्ट आंसर है। आप मैच कर लीजिएगा कि आपका भी यही आंसर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड कार्बन। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है किसकी, अंडरलाइंड कार्बन की। ये 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, सेकंड पार्ट में इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, एंड थर्ड पार्ट में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर सिंगल बॉन्ड है सो इट विल बी sp3, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन है तो वो होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन है तो वो होगा sp। सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन का होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp। उसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और इस क्वेश्चन में ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। भी आप मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में बैठे उससे पहले एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठे, तो आंसर गलत आता है तो प्लीज़ उसी टाइम जाके उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following organic compound has the same hybridization as its combustion product CO2? इसका मतलब है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन CO2 के सेम है। आप इथेन का कंबशन करेंगे तो CO2 आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इथीन का करेंगे उसमें भी CO2 आपका प्रोडक्ट होगा, इथाइन का करेंगे तो भी CO2 मिलेगा, इथेनॉल का करेंगे तो भी CO2 मिलेगा। मतलब इन सब के कंबशन प्रोडक्ट में CO2 है, लेकिन CO2 की तरह हाइब्रिडाइजेशन इनमें से कौन से कंपाउंड की है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले CO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, दो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसीलिए कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो CO2 में होती है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की CO2 में। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप सबको इजीली बता सकते हैं आप सब कि इथाइन में अगर हम इथाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इथाइन कुछ इस तरीके से होगा। ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसीलिए इसी ही कंपाउंड में कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। बाकी इथीन में डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होगी, इथेन में ना डबल बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए sp3 होगी। सो योर आंसर इज दिस वन। द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स हमें इस स्ट्रक्चर में बताने हैं कि कितने हेटेरो एटम्स हैं। हेटेरो एटम्स मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था पहले नॉमेनक्लेचर के इंट्रोडक्शन में कि हेटेरो एटम्स वो एटम्स होते हैं जो रिंग में इंक्लूडेड होते हैं और कार्बन के अलावा जितने भी एटम्स एक रिंग में होते हैं उन्हें हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में बनाऊँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सी, मैंने एच को बाहर लिख दिया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रिंग में किस तरीके से कौन कौन से एटम्स हैं। ओ सी ओ, तो हमारे पास ये जो है वो रिंग है। इसके बाहर जितने भी एटम्स हैं जैसे कि ये दो ऑक्सीजन या दो हाइड्रोजन, ये रिंग के बाहर के एटम्स हैं, ये रिंग का पार्ट नहीं है। रिंग में हमारे कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन 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 एंड दिस ऑक्सीजन। तो कार्बन के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो हेटेरो एटम्स होते हैं। तो यहाँ हमारे पास पूरी इस 5 मेंबर्ड रिंग में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन हमारा सिर्फ एक ही हेटेरो एटम है, तो हेटेरो एटम्स का नंबर हो जाएगा हमारे पास 1, और वो भी कौन, ऑक्सीजन। विच इज अनसैचुरेटेड। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये दो कैटेगरी है, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आती हैं, और सैचुरेटेड की कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो सैचुरेटेड का भी यहाँ कोई काम नहीं है, हमें अनसैचुरेटेड निकालना है। अनसैचुरेटेड के लिए हमें कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखना है। फर्स्ट कंपाउंड को, फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल कोई बॉन्ड नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपको मिलता है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ओलिफिनिक एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड्स। ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक बॉन्ड्स निकालने हैं आपको इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में आपको ओलिफिनिक, ओलिफिनिक का मतलब मैंने बताया था आपको, डबल बॉन्ड का दूसरा नाम होता है ओलिफिनिक बॉन्ड, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड।
तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड के नंबर बताने हैं, यहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड के नंबर बताने हैं। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड देखते हैं। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह। तो यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसीलिए ये ओलेफिनिक बॉन्ड में इंक्लूड या काउंट नहीं होगा। सेकंड डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, इसका मतलब ये इंक्लूड होगा। और कहीं हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, सो ओलेफिनिक बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास सिर्फ वन ओलेफिनिक बॉन्ड है, सिर्फ एक ही ओलेफिनिक बॉन्ड है आपके पास पूरे इस कंपाउंड में। अब एसिटाइलिनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं। एसिटाइलिनिक बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, वो भी किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सो फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास ये आता है, लेकिन ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, इसीलिए एसिटाइलिनिक बॉन्ड में इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में है, इसीलिए ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड में इंक्लूड होगा, इसीलिए एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी वन है हमारे पास। गलत आ रहा है तो प्लीज़ उस टॉपिक को वापस से रिवाइज कीजिए। और फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर होमोलॉगस। इनमें से कौन सा पेयर होमोलॉगस फॉर्म कर रहा है, होमोलॉगस पेयर फॉर्म कर रहा है। सो होमोलॉगस पेयर के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कंसिक्यूटिव होमोलॉगस पेयर जो होते हैं, मतलब एक के बाद एक होमोलॉगस पेयर या मेंबर जो होते हैं एक होमोलॉगस सीरीज़ के, वो CH2 यूनिट से डिफ़र करते हैं या 14 मॉलिक्यूलर वेट से डिफ़र करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से देखना बेटर नहीं रहेगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए आप कार्बन के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसीलिए CH2 का डिफरेंस देख के आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। होमोलॉगस सीरीज़ में हमने आपको एक और पॉइंट बताया था कि सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज़ जो होते हैं उनके सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में अरेंज्ड होते हैं। सो सेम फंक्शनल ग्रुप होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ भी एल्कोहल ग्रुप है, सो दिस इज़ टोटली राइट। हाँ, ये एक फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक मेंबर में CH2 ज़्यादा होना चाहिए। इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में कार्बन सेम है, CH2 का डिफरेंस नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखें, यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफ़र हो गए, तो ये हमारे होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर हैं ही नहीं, तो ये होमोलॉग्स हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप्स ही डिफरेंट हैं। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ एल्कोहल है और ये हमारा ईथर ग्रुप है, दिस इज़ आर ईथर ग्रुप, सो ये भी सेम कंडीशन नहीं हो सकते क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप डिफ़र हो गए। लास्ट ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन जो है, जो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, वो भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो CH2 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, सो दिस इज़ योर आंसर। क्या पूछा है, फाइंड थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन आइन। हमें एल्कीन आइन सीरीज़ का थर्ड मेंबर बनाना है कि थर्ड मेंबर क्या होगा। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप एल्कीन आइन सीरीज़ का मेंबर बनाना सीखेंगे तो आप बाकी सीरीज़ के भी मेंबर इजीली बना पाएंगे। तो एल्कीन आइन का मतलब मैंने आपको बताया था, इन एंड आइन, इन मतलब डबल बॉन्ड प्लस आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एल्कीन आइन सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट मेंबर अगर हम यहाँ बनाएं, फर्स्ट मेंबर हमें ऐसा बनाना है जो मिनिमम कार्बन का हो और उसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मिनिमम कार्बन
4 लगेंगे। अगर आप बनाकर देखेंगे तो 4 कार्बन आपको मिनिमम चाहिए एक ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ डबल लगाएंगे, यहाँ हम ट्रिपल लगा देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर बनता है एल्कीन आयन सीरीज़ का। 4 कार्बन से कम कार्बन में आप एल्कीन आयन सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक एक कार्बन बढ़ाते जाना है, उससे आपके सक्सेसिव मेंबर्स बनते जाएंगे। यहाँ 4 कार्बन है तो अब आप 5 कार्बन कर देंगे, ये आपका सेकंड मेंबर बन गया। थर्ड मेंबर के लिए आप क्या करेंगे, एक कार्बन और बढ़ा देंगे, तो ये आपका थर्ड मेंबर बन गया। तो थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन आयन सीरीज जो है उसमें आपके कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड मेंबर एल्कीन आयन सीरीज का 6 कार्बन का होगा। दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। इस कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है और वो भी कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग, कॉमन नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो कॉमन नेमिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि एक एल्केन की नेमिंग आपको किस तरीके से करनी है, एल्क प्लस ए। एल्क अगर आप देखेंगे तो एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इसमें है टोटल 4। तो आप इजीली लिख सकते हैं एल्क की जगह पर ब्यूट। ब्यूट और एन लगा देना है आपको। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये सिंपल चेन नहीं है, ये इस तरीके से सिंपल 4 कार्बन नहीं दिए हुए हैं आपको, ये 3 ऊपर और एक ब्रांचिंग में दिया हुआ है। तो ऐसी यूनिट मैंने आपको बताई थी एक यूनिट के बारे में, CH3 इस तरह की वो यूनिट थी। CH3 ये बहुत ही स्पेशल यूनिट है, CH3। मैंने आपको बताया था कि इस तरह की यूनिट आपको कहीं भी दिख जाए तो आप उस यूनिट का नाम आइसो रखेंगे। यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यूनिट, ये पार्ट अगर आपको दिख जाए तो आप इसका नाम रखेंगे आइसो। तो यहाँ पे ये यूनिट हमारे पास ये दिख रही है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाता है आइसो ब्यूटेन। इससे आपको 4 कार्बन दिए होते तो इसका नाम हो जाता है एन ब्यूटेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। तो कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो टोटल कितने कार्बन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन है, सो एल्केन की नंबरिंग नेमिंग में मैंने आपको बताया था एल्क प्लस एन, ये फॉर्मेट होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो एल्क आपका आ जाएगा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा पेंट। और एन आ जाएगा 5 कार्बन विदाउट ब्रांचिंग नहीं दी है, यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको एक यूनिट के बारे में बताया था, CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड देन R। इस तरह की यूनिट अगर आपको नियो बोलते हैं, दिस यूनिट इज नियो। नियो होती है ये यूनिट और यहाँ पे आपको ये यूनिट दिख रही है। सो दिस यूनिट इज दिस वन। सो ये आपके पास नियो यूनिट है, इसीलिए आप इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, नियो पेंटेन।